हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हमने अब तक क्या देखा है, वर्क की डेफिनेशन देखी थी और फॉर्मूला देखा था। हमने वर्क के दो फॉर्मूले देखे हैं। हमने क्या कहा था कि जो वर्क है W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले ये फॉर्मूला देखा था। फिर हमने ये देखा था कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है, यानी कि डायरेक्शन जो है इनकी, उस पे डिपेंड करते हुए वर्क के फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कोस थीटा। ठीक है, और जब कोस थीटा आ जाता है तब हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आ जाती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। इतना आपने करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इनको समझना है। जब डायरेक्शन की बात करता है और तो आपने जो है एंगल याद रखना है कि जब डायरेक्शन बता रहा है वो तो यानी कि एंगल की बात हो रही है, तब आपने फॉर्मूला यूज करना है ये वाला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। एंड जब आपको बोला जाता है कि जो फोर्स है वो अप्लाई किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई किया है तो आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? तो हम क्या कह रहे हैं, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देन आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ओनली। क्लियर? तो अब जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, और फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम। A force of 5 न्यूटन is acting on an object, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स जो है वो लग रहा है, वो एक्ट हो रहा है। The object is displaced through 2 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट जो डिस्प्लेस हो रही है, मूव हो रही है 2 मीटर से इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 2 मीटर से। फाइंड द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना वर्क किया गया है वो आपने निकालना है। अब हमने क्या कहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये बॉक्स है, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 5 न्यूटन फोर्स, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कितनी हो रही है, 2 मीटर। तो हमने क्या कहा था, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए और उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तब हम बोल रहे थे कि वर्क का फॉर्मूला हमें कौन सा यूज करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला। ठीक है, तो यहां से वर्क कितना आ जाएगा, फोर्स कितना आपके पास 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है 2 मीटर। तो यहां से वर्क टोटल कितना आ जाता है, 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 10 न्यूटन मीटर, एंड 10 न्यूटन मीटर मींस 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन दिस केस। क्लियर? तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्प्लेस हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है। अगर फोर्स की ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें डायरेक्ट है वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, 7 न्यूटन का फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो रही है, 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जो ये लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो कहां हुई है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अब बताना व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस, इस केस में कितना वर्क किया गया है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम इस न्यूमेरिकल का। देखो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ये बॉक्स है, इसमें जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं, और फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर, 7 न्यूटन ऑफ फोर्स इज, देखो 7 न्यूटन का फोर्स है वो एक्ट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट में वो इसी डायरेक्शन में हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, दैट इज 8 मीटर। 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रही है। तो जब हमने कहा था कि जब सेम डायरेक्शन में हो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है आपने। और यहाँ से आप देखो फोर्स कितना दिया आपके पास, 7 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 8 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से वर्क कितना आ जाता है, 56 न्यूटन मीटर, एंड न्यूटन मीटर किसके लिए होता है, जूल के। तो 56 ऑफ जूल ऑफ वर्क इज डन इन दिस केस। क्लियर? तो आपको सिर्फ ये देखना है कि डायरेक्शन देखनी है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की क्या है। अगर सेम डायरेक्शन है तो
तो डायरेक्ट आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a porter lifts a luggage of 15 kilogram from the ground and puts it on his head 1.5 meter above the ground। क्या कह रहा है? पोर्टर क्या होता है? बोझा ढोने वाला, ठीक है, उसको हम पोर्टर बोलते हैं। तो पोर्टर क्या करता है? लिफ्ट करता है एक लगेज को उठाता है और 15 किलोग्राम, उस लगेज का वेट कितना दिया हुआ है? 15 किलोग्राम वेट दिया हुआ है लगेज का। फ्रॉम द ग्राउंड से उसने उस लगेज को उठाया एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, और अपने हेड पर, अपने सिर पर रख लिया 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना अबव रखा गया है? 1.5 मीटर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, मतलब यानी कि 1.5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई है उस लगेज की। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, जो उस पोर्टर ने वर्क किया है उसको हमें बताना है कितना वर्क किया है उसने, ठीक है। अब देखो, अब उसने वर्क कहाँ किया? उसको ऊपर उठाने में किया है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है? ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो सेम ही डायरेक्शन है, तो हमें ये तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को पढ़ के कि देखो, जो लगेज उठाया गया है ऊपर की डायरेक्शन में उठाया, ठीक है। मैं मान लो मैं लगेज उठा रहा हूँ, तो मैं उसको ऊपर की डायरेक्शन में उठा रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में ही हो रही है। तो सेम डायरेक्शन है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला तो ये वाला यूज होगा। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 1.5 मीटर, लेकिन फोर्स जो है हमारे पास फोर्स नहीं दिया हुआ इस बार, उसने सिर्फ वेट दिया है लगेज का, वो भी कितना? 15 किलोग्राम। अब देखो, हमें क्या, जब आपने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा है तो उस फोर्स वाले चैप्टर में आपने देखा है फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन के। अब देखो, मास कितना दिया हुआ है? 15 किलोग्राम, क्लियर। और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है? एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन कौन सी हो रही है? अर्थ जो उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगा रही है उसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वो कितना होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी एक्सेलरेशन होती है, ठीक है। तो 15 किलोग्राम का क्या है? वेट है, और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन वहां पर हो रही है। इट मींस जो फोर्स यहां से निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी आपने फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा है कि किसके इक्वल होता है? न्यूटन के इक्वल होता है। तो फोर्स जो है वो कितना आ जाता है आपके पास? 150 न्यूटन ऑफ फोर्स आ जाता है। तो आपने जो है फोर्स निकाल लिया वेट की हेल्प से एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हेल्प से, और आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट दे रखी है 1.5 मीटर। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है आपके पास? 150 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितनी दी हुई है? 1.5 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखोगे 1.5 मीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? तो कैसे सोल्व करोगे? 150 है इंटू में ये 15/10 हो जाएगा, ठीक है। आपने डेसिमल खोला इसका और डिवाइड बाय 10 चला गया ये, और ये बच जाता है आपके पास न्यूटन मीटर। अब इस 10 के साथ ये 0 कट हो जाते हैं यहाँ से, और ये बचता है आपके पास 15 × 15, ठीक है। 15 × 15 न्यूटन मीटर, और 15 × 15 कितना होता है? 225 न्यूटन मीटर, और आप इसको लिख सकते हो 225 जूल, यानी कि 225 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द पोर्टर ऑन द लगेज, ठीक है। तो समझ में आया? जब आपको वेट दिया होता है तो आपने वेट की हेल्प से क्या निकालना होता है? फोर्स निकालना होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपके पास मास तो है 15 किलोग्राम, तो आपने एक्सेलरेशन देखनी है। अगर एक्सेलरेशन वो अर्थ की हम लिफ्ट कर रहे हैं उसको ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगती है उसको हम काउंट करेंगे। और एक्सेलरेशन क्या होती है? वो अबाउट, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड की होती है। उसको हम अपनी मतलब आसान करने के लिए इस 9.8 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर गिवन हो तो हमें जो भी गिवन है, अगर 9.8 मीटर पर सेकंड दिया होगा तो हम वही यूज करेंगे, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया तो वो यूज करेंगे। अदरवाइज हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें इजी बना रहा है क्वेश्चन को, हम वही यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 के हिसाब से हमारा इजी हो रहा था क्वेश्चन, तो हमने इसी को यूज किया है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला
हमें कैसे पता चला कि ये लगाना है, क्योंकि डायरेक्शन जो है लगेज, क्योंकि क्या निकालना है हमें, वर्क डन बाय हिम, यानी कि जो पोर्टर ने वर्क किया है लगेज के ऊपर वो निकालना है। अब पोर्टर ने वर्क किस डायरेक्शन में किया, उसको ऊपर को उठा रहा है और लिफ्ट कर रहा है, तो ऊपर की डायरेक्शन में वर्क किया गया। और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की डायरेक्शन में हो रही है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन थी, कितनी डिस्प्लेसमेंट, 1.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन जो फोर्स है वो आपको गिवन नहीं था, आपको सिर्फ मास जो था, वेट जो था लगेज का वही गिवन था। वो आपने निकाला फोर्स के फॉर्मूले से कि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। मास कितना दिया, 15 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या यूज करोगे, क्योंकि अर्थ के अगेंस्ट आप इसको लिफ्ट कर रहे हो, तो वहां पर ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो यूज करोगे। वो कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से फोर्स आपके पास आ जाता है 150 न्यूटन आ जाता है, और फोर्स आपका निकाल दिया आपने 150 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है 1.5 मीटर। सोल्व करोगे तो आपके पास वर्क डन कितना आ जाता है, 225 जूल ऑफ वर्क इज डन इन दिस केस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो पूछ रहा है कि when is said that work is done, यानी कि ये कब कहा जाएगा कि वर्क किया गया है, ठीक है। when will be said that work is done, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, when is said that work is done, that वर्क इज डन, कब कहा जाएगा कि वर्क किया गया है। तो आपने इसका आंसर क्या बताना है, देखो जब चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, तो सबसे पहले वर्क की भी डेफिनेशन दी थी, और हमने क्या कहा था, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, कहा जाएगा कि वर्क किया गया है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स अप्लाई किया जाए ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, एंड और दैट फोर्स, और जो वो फोर्स है प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करें, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करें in the produces displacement in that object, उस ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे वो फोर्स, तब हम कहेंगे कि वहां पर क्या किया गया, वर्क किया गया, ठीक है। तो वर्क इज सेड टू बी डन, कहा जाएगा कि वर्क किया गया है when a force is applied, एक फोर्स अप्लाई किया जाए on an object, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, and that force produces, और वो फोर्स क्या करे, प्रोड्यूस करे, क्या प्रोड्यूस करे, डिस्प्लेसमेंट इन दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे, तभी कहा जाएगा कि वर्क किया गया है, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही ऑब्जेक्ट में, तो वर्क कितना हो जाएगा, 0। देखो डिस्प्लेसमेंट, मान लो हम किसी बॉल को पुश कर रहे हैं, तो हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बॉल मूव करेगी, नहीं, बॉल मूव नहीं करेगी, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। तब उस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, आपने क्या बताना है कि आपने मतलब फॉर्मूला बताना है जब जो फोर्स है वो अप्लाई किया जाए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला बताना है क्या होगा, ठीक है। तो क्या है, गिव फॉर्मूला, फॉर्मूला बताना है आपने व्हेन, जब डिस्प्लेसमेंट इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द
डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसके लिए आपने क्या लेना है, फॉर्मूला लेना है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, हमने क्या कहा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हमने क्या पढ़ा था कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। देखो कोस थीटा की वैल्यूज आपको निकालनी नहीं आती होंगी, लेकिन आपने कुछ वैल्यूज याद रखनी है कोस थीटा की। जैसे कोस थीटा की वैल्यूज में अगर आपके पास थीटा 0 है तो आपने कोस 0 याद करना है। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। कोस आपने याद करना है 90, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। और कोस 180 भी आपने याद करना है, कोस 180 कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज आप याद रख लेना, काम चल जाएगा। तो कोस 0 कितना होता है, 1, कोस 0 1, कोस 90 कितना, 0 एंड कोस 180 -1। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या कहा कि वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा। और जब डिस्प्लेसमेंट जो है उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 एंगल है, क्योंकि ये लाइन सीधा इसी तरीके से जा रही है। ठीक है, उसी तरफ फोर्स है उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है 0 डिग्री। तो जब आप यहाँ पर थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो देखो क्या आएगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या पता है कि कोस 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो कोस 0 की जगह क्या पुट करोगे आप, 1 लिखोगे, तो ये हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू 1, और ये बन जाता है आपके पास वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने कब लिखना है, जब जो डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब आपने कौन सा फॉर्मूला लिखना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। आपने 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो डिफाइन करना है। तो देखो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क को आपने डिफाइन करना है। तो आंसर देखो इसमें क्या करेंगे हम, देखो जो वर्क है हमने क्या बताया, इसके ऊपर होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है ये किसके इक्वल होते हैं, जूल के इक्वल होता है। इसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल को। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब 1 जूल ऑफ वर्क कब किया जाएगा, जब फोर्स जो है वो 1 न्यूटन अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, 1 मीटर। यानी कि अगर आपके पास फोर्स कितना हो, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो, 1 मीटर, तब हम कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, तो आप लिखोगे व्हेन 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूसेस, 1 न्यूटन का फोर्स क्या प्रोड्यूस करे, 1 मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी प्रोड्यूस करें, 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे इन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट में, देन वर्क डन तब क्या रहेगा, इज 1 जूल। तब जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन दैट केस। कब, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाए और ऑब्जेक्ट में 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो, तब हम कहेंगे कि 1 जूल का वर्क किया गया है। ठीक है, अब हम जो है एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। ठीक है, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है, ए पेयर ऑफ बुल्लॉक्स exert a force of 140 न्यूटन। पेयर ऑफ बुल्लॉक्स का मतलब क्या है, बैलों का जोड़ा। ठीक है, वो बैलों का जोड़ा क्या करता है, एक्सर्ट करता है, फोर्स बल लगाता है, फोर्स लगाता है 140 न्यूटन, यानी कि फोर्स कितना दिया हुआ है, 140 न्यूटन ऑन अ प्लफ, एक हल के ऊपर। ठीक है, प्लफ क्या होता है, हल होता है, तो हल के ऊपर जो बैलों का जोड़ा है वो 140 न्यूटन का फोर्स जो है वो लगाता है। द फील्ड बीइंग प्लफ्ड, जिस खेत को प्लफ करना है यानी कि जोतना है, इस 15 मीटर लॉन्ग। वो जो खेत है वो कितना लंबा है, 15 मीटर लॉन्ग है। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड।
तो उस लेंथ को फील्ड की, यानी कि जितना बड़ा वो फील्ड है खेत है, जितना लंबा वो फील्ड है, यानी कि 15 मीटर लॉन्ग जो फील्ड है, उसको पूरे को प्लग करने के लिए जो है कितना वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो आपने ये बताना है, वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे देखो, अब खेत जो है उसको जोतना आपने प्लफिंग करनी है। तो प्लफिंग के लिए जिस डायरेक्शन में जो ब्लॉक्स एंड बैल है, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसी डायरेक्शन में प्लफिंग होगी खेत की। तो यहाँ से तो समझ में आ गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि फोर्स जो ब्लॉक्स एंड बैलों का जो जोड़ा है वो आगे की तरफ अगर फोर्स अप्लाई करेगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आगे की तरफ होगी प्लस में, हल में। ठीक है, तो हमें पता तो लग गया कि फॉर्मूला तो ये वाला लगेगा। और फोर्स कितना दिया हुआ है, 140 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 15 मीटर। क्यों? क्योंकि 15 पूरे खेत को ही, फील्ड को ही अपन ने प्लग करना है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 15 मीटर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 मीटर। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स कितना दिया हुआ है, 140 न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 मीटर। तो आप यहां से निकालोगे 140 मल्टीप्लाई 15 न्यूटन मीटर, और ये सोल्व करोगे, ये कितना आएगा। तो आपको पता है कि फोर्स कितना है, 140 न्यूटन है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 15 न्यूटन मीटर है। तो आपका जो देखो न्यूटन मीटर मीन्स क्या है, आंसर जूल में आएगा, वर्क डन, क्योंकि ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो आप फोर्स की, और ऐसा यूनिट यूज कर रहे हो डिस्प्लेसमेंट की, तो वर्क की भी ऐसा यूनिट क्या आएगी, जूल आएगी। ठीक है, तो ये इतना जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, यानी कि पूरे खेत को, पूरे फील्ड को प्लग करने के लिए जो आपके द्वारा वर्क किया जाएगा, जो बैलों के द्वारा वर्क किया जाएगा, वो कितना रहेगा, 2100 जूल ऑफ वर्क इज डन। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये देखना है कि किस डायरेक्शन में बोला गया। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तो वर्क डन जो रहेगा, आपने सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इजीली जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना सिलेबस आप स्ट्रिक्टली कवर कीजिए। थैंक यू।